तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस सभी सवाल में का मैं पहला नंबर सवाल आज मैं बताऊंगा, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे ही मैं सारा सवाल आपको प्रश्नावली नंबर 1.2 का सारा करा दूंगा। तो इस प्रश्न को आप हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस मतलब 4 सवाल है, इन चारों सवाल में आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल 100% चांस है कि आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास प्रश्नावली नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या पहला है, और ये प्रश्न संख्या पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको हम पहले तो सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसे आप हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमसे ये सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देते तो आप उसको मान लीजिए कि जो भी अपरिमेय संख्या है तो उसको मान लीजिएगा क्या कि परिमेय संख्या है। जैसे हमारे पास √5 क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना जो हमारे पास √5 है वो क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। इतनी बात आप मान लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर आप क्या करिएगा, जब हम जानते हैं परिमेय संख्या है तो ये P/Q का रूप का होगा ही। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, P/Q के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तो ये जो √5 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P/Q का रूप का हो जाएगा। P/Q का रूप का हो जाएगा। और हम जानते हैं कि P व Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बात आप सभी को मालूम होंगे। अब हम यहाँ पर तो ये तो बात आप सबको पहले से ही मालूम है, लेकिन इसमें एक नई बात आएगी। क्या आएगी कि P व Q जो है ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सहभाज्य संख्या है। P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर एक नई बात आई है कि सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। तो सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF क्या आ जाए, HCF 1 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि मान लेते हैं कि 17 है और 23 है। इन दोनों का यदि हम HCF निकालें तो इन दोनों का HCF हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर मान लिया है कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब इसका HCF 1 आएगा। हमने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन में यहीं पर ही। अब हम इसके आगे कैसे करेंगे, तो इसको आगे हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस हम अंडर को हटाने के लिए हम पहले अंडर को हटाएंगे। तो कैसे हम हटाएंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब हम वर्ग कर रहे हैं तब हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो देखिए हम जब वर्ग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास √5 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो गया। और इधर भी हम करेंगे तो ये हमारे पास P और /Q ये दोनों का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे हमारे पास ये स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 = P का स्क्वायर और बटा में Q का स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब आप क्या करिएगा, इस Q को उधर भेज दीजिएगा और 5 को इधर भेज दीजिएगा। तो Q हमारे पास ये क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास Q स्क्वायर हो गया। अब Q स्क्वायर यहाँ हो गया। अब जो हमारे पास 5 के साथ में जुड़ गया है, मतलब एक स्टेप और भी लिख दे रहे हैं, जैसे 5 हो गया और ये हमारे पास P स्क्वायर हो गया। आपके समझने के लिए एक स्टेप यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप क्या करिएगा, अब आप इस 5 को भी इधर भेज दीजिएगा। तो Q स्क्वायर = क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक बात आपको समझ में जा देता हूँ कि जब भी संख्या ऐसा आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि 3 है, यदि हम 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं और बटा में 3 कर दे रहे हैं, तो 3 3 का 9 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कट पिट कर 3 का 3 और 3 3 का 9 मतलब 3 आ जाएगा। मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार यदि हम 3 3 ले लेते हैं, 3 3 यदि हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इसका भी शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये कट पिट कर 1 आ जाएगा, इसका शेषफल हमारे पास इसका शेष हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है, ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बात हम यहाँ पर लिखते हैं कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है, जब हमारे पास पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर फिर से एक और लाइन लिखेंगे कि पी भी 5 से विभाजित होगा। जब हमारे पास p भी 5 से विभाजित होगा तो विभाजित जब होगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास उसका आंसर आएगा। जैसे हमारे पास p स्क्वायर था 5 से विभाजित था तो हमारे पास एक पूर्णांक मिला q स्क्वायर मिला। तो वैसे जब हमारे पास p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो मान लेते हैं कि जब हमारे पास p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5k1 हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास विभाजित है, तो इतना हमारे पास आंसर उसका आएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास p का मान मिल गया है, तब हम इस p का मान इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो इस p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या है q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर p का मान क्या है 5k1 का स्क्वायर। अब हमारे पास बटा में क्या है 5 है तो 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यह हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और k1 का स्क्वायर बटा में 5 है तो 5 हो गया। 5 से ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा q स्क्वायर इजकल टू ये हमारे पास 5k1 का स्क्वायर हो जाएगा, k1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये 5 जो है इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो पहले तो हमारे पास k1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम k1 का स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं, k1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास q जो था तो q का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। 5 जो गुणा में था इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाग में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब जो बात मैंने यहाँ पर हमने लिखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो सेम टू सेम बात यहाँ पर भी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जब हमारे पास q भी 5 से विभाजित होगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर फिर से एक लाइन और खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q हमारे पास जब 5 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 5k2 आया है, कुछ ना कुछ 5k2 आया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5k2 आया है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया था एक यहाँ पर p का मान आया था, p का मान हमारे पास क्या आया था 5k1 और यहाँ पर हमारे पास जो k का मान आया था q का मान 5k2। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो इन दोनों से हमको स्पर्श होता है, मतलब p का गुणांक हमारे पास क्या आया है, p का गुणांक हमारे पास 5k1 आया है और q का गुणांक हमारे पास क्या आया है 5k2 आया है। ये दोनों हमारे पास समीकरण नंबर 2 और 3 से हमको मालूम चला है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणांक में हमारे पास 5 जो है ये कॉमन आ जा रहा है। मतलब हम यदि इसका HCF निकालें तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो और हमने इसका HCF 5 आ जाएगा और हमने यहाँ पर पहले ही बात लिख दी थी कि P और वह Q क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसका HCF 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इसका HCF क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो यह कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ पर लिखेंगे एक बात लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, मतलब हमने जो √5 को परिमेय संख्या माना था वो गलत है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है
और यही हमारा सिद्ध हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।